इसमें आराम से आप समझ जाएंगे तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, अदरवाइज़ बच्चे इन चैप्टर से काफ़ी डरते हैं, तो इसलिए हमने ये चूज़ किया आपको रिवाइज़ कराने के लिए। सबसे पहले यहाँ से हम लोग बात करते हैं अरस्तु, यानी एरिस्टोटल या अरस्तु इन्हीं को कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहली बार इन्होंने साइंटिफिक बैकग्राउंड पे प्लांट और एनिमल को क्लासीफाई करने की कोशिश की थी। ठीक है, अरस्तुतल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार प्लांट को 3 भाग में बांटा, ट्रीज़, श्रब्स एंड हर्ब्स। बड़ी साइज़ की होंगी तो ट्रीज़, मीडियम साइज़ हैं तो श्रब्स, और स्मॉल साइज़ की हैं तो श्रब्स कहा था, हर्ब्स कहा था उन्होंने। फिर इन्होंने एनिमल्स को 2 भाग में बांटा, एक वो जिनके पास आरबीसीज़ होंगे तो उनको हम लोग नाम देंगे इनामिया, और वो जिनके पास आरबीसीज़ नहीं होंगे उनको नाम देंगे एनामिया। ए वाला ये था, ई वाला ये था। एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से बात करते हैं। तो सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कार्लोस लिनियस पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने प्रॉपर साइंटिफिक बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हुए क्लासिफाई करने की कोशिश करी थी। इन्होंने पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 भाग में बांटा, एक को उन्होंने कहा प्लांट, दूसरे को कहा एनिमल्स। किस बेसिस पे? इन्होंने कहा जिनके पास सेल वॉल होगा वो कहलाएंगे प्लांट, और जिनके पास सेल वॉल नहीं होगा वो कहलाएंगे एनिमल्स। इनका बैकग्राउंड क्लियर था कि जो सेल वॉल है तो प्लांट, नहीं है तो एनिमल कहेंगे हम इसको। ठीक है, देखो अब टू किंगडम के बाद फर्दर सीधे यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में इसके कुछ ड्रॉबैक्स दिए गए हैं। पहली बार सबसे पहला जो ड्रॉबैक्स है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। आप जानते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को इन्होंने अलग अलग नहीं बांटा था। दूसरा, इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी अलग अलग नहीं बांटा। ठीक वैसे ही इन्होंने ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को भी अलग अलग नहीं बांटा था। तो ये इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी में आगे चलेंगे तो एनसीईआरटी में सीधा ही 2 किंगडम के बाद 5 किंगडम दिया है। आपके मन में आएगा क्या सर 2 से सीधा 5 आ गया? नहीं, 3 और 4 भी थे, बट आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकल ने दिए थे जिसने प्रोटिस्टा को ऐड किया। 4 किंगडम कोपलैंड ने दिया जिन्होंने मोनेरा को ऐड किया, और वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर सीधे आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे, जिसको दिया गया था आर.एच. विटेकर के द्वारा इन द ईयर, याद रखेंगे, 1969। इन्होंने 5वें किंगडम के तौर पे ऐड किया था फंजाई को। डायरेक्ट सवाल आता है 5th किंगडम क्लासिफिकेशन में 5वां कौन था? फंजाई थे। ठीक है, क्या क्या बेसिस उन्होंने यूज़ किया था? सेल की स्ट्रक्चर, थैलस की ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ से सवाल आता है इनमें से कौन सा मतलब क्राइटेरिया यूज़ नहीं किया गया था आर.एच. विटेकर के द्वारा? उम्मीद है आप कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करें तो इसमें से आपको क्या क्या, एक एनसीईआरटी का चार्ट दिया गया है। इस चार्ट के बिहाफ पे आपसे सवाल पूछते हैं। सबसे पहले इनमें से ऑटोट्रॉफिक्स कितने हैं या कौन कौन है जो प्योरली हेटेरोट्रॉफिक्स है? तो प्योरली हेटेरोट्रॉफिक्स आपके 2 देखने को मिलते हैं, एक है फंजाई, दूसरे हैं एनिमेलिया। बाकी रिमेनिंग्स में सब ऑटो हेटेरो मिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा सवाल, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पार्ट, जिसको हम लोग नाम देते हैं किंगडम मोनेरा। मोनेरा बोले तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बोले तो प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई पाया जाता है तो वो है आपके बैक्टीरिया। यानी जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी हैं, सब में सबसे ज़्यादा अगर कोई पाया जाता है वो है आपके बैक्टीरिया। एक मुट्ठी भर सॉइल में आपको हजारों बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं। इनका जो कंडीशन है वो कैसे भी सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे कंडीशन में, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये आपने पहले भी पढ़ा है, इससे डायरेक्टली सवाल आता है। अगर बैक्टीरिया का शेप रॉड शेप है तो बेसिलाई, अगर आपका शेप स्फेरिकल है तो कोकस, कॉमा है तो विब्रियम, स्पाइरल है तो स्पाइरुलम। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ से आपसे एक किंगडम के बारे में, इस बैक्टीरिया के बारे में जो बहुत फेमस लाइन है, ये वाली लाइन जिसमें हम लोग कहते हैं देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। अर्थात बैक्टीरिया देखने में काफ़ी सिंपल है, सिंपल इन स्ट्रक्चर, बट बिहेवियर इनकी कैसी है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ से उल्टा लिख करके आपसे गलती कराता है। ठीक है, दूसरा पार्ट याद रखेंगे, कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मेजॉरिटी जो बैक्टीरिया हैं वो कैसे हैं, आपके हेटेरोट्रॉफ्स। यहाँ से आपसे बहुत गलती कराता है, मेजॉरिटी या ऑटोट्रॉफ्स लिख देगा, तो उम्मीद है आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करें
तो बैक्टीरिया को दो भाग में बांटा गया है, आर्की बैक्टीरिया यानी प्रिमिटिव बैक्टीरिया, दूसरे हैं यू बैक्टीरिया यानी रियल बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में 3 होते हैं। एक वो बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरिया में रहना पसंद करते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं हेलोफाइल्स। एक वो बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में रहना पसंद करते हैं, उन बैक्टीरिया को हम लोग नाम देते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। वो बैक्टीरिया जो कि आपको जनरली मार्सी एरिया में पाए जाएंगे, उन बैक्टीरिया को हम लोग नाम देते हैं मिथानोजेंस। एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट। फिर बैक्टीरिया को हमने दो भाग में बांटा। कुछ हैं जो ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, और मेजॉरिटी हैं जो हेटरोट्रॉप्स हैं, वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स दो तरह से हैं, जो सनलाइट की मदद से यूज़ करेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, जो किसी और केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करेंगे एटीपी एनएडीपीएच बनाने के लिए, उनको कीमोसिंथेटिक। अगर हम लोग हेटरोट्रॉप्स की बात करें तो दो फॉर्म्स होते हैं, पैरासिटिक यानी जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे, सेप्रोफिटिक जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे रहना पसंद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में सिंपल यही चीज़ें हमने लिखा है, जो सॉल्टी एरिया में रहेंगे हेलोफाइल्स, जो हॉट स्प्रिंग में रहेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स, जो आपको मार्सी एरिया में रहेंगे वो मिथानोजेंस। ये जो आपके आर्की बैक्टीरिया है, इतनी आसानी से किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, उसके पीछे इनका हाथ है, जिनको हम नाम देते हैं सेल वॉल। तो यहाँ से आपसे गलती करेगा सेल मेम्ब्रेन लिख करके, लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को दो भाग में आगे हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं यू बैक्टीरिया का पार्ट, जिसको नाम दिया जाता है साइनोबैक्टीरिया, जिससे बहुत सारे सवाल भी आते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो नाम में एल्गी है, क्या ये सच में एल्गी होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सच में एल्गी नहीं होते हैं। दूसरा चीज़ आपसे सवाल पूछे, अगर एल्गी बहुत ज़्यादा पाई जाएँ तो वहाँ पे हो जाता है एल्गल ब्लूम्स। क्या हो जाते हैं? एल्गल ब्लूम्स। साइनोबैक्टीरिया आपको गट ये आपको देखने को मिलते हैं स्पेसिफिकली, इनके पास में एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी होता है, जिनको हम लोग नाम देते हैं हेट्रोसिस्ट, जो इनको मदद करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, जैसे एग्जांपल याद रखेंगे, वो कौन सा ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है? नॉस्टॉक एंड एनाबिना। डायरेक्ट सवाल आता है, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम चलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरिया जो इन चीज़ों का यूज़ करके एटीपी बनाए, यानी सनलाइट यूज़ ना करे, तो उनको हम नाम देते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपको स्पेसिफिकली याद रखना है यू बैक्टीरिया के बारे में। एक लाइन हमने आपको बताया था, जो ज़्यादातर यू बैक्टीरिया है या बैक्टीरिया है, वो कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं। उसमें भी मेजॉरिटी कौन होते हैं? वो जो किसी सरे गले सब्सटेंस पे अपना भोजन रखते हैं, डिकम्पोजर्स। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपको इम्पैक्ट वाली लाइन, ये बिहार बोर्ड 2026 में ही पूछा गया था, दूध से दही बनाने में किसका योगदान है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ईस्ट। तो याद रखेंगे बैक्टीरिया। ठीक है, हम एंटीबायोटिक्स जो भी दवाई खाते हैं, किसी भी टाइप का बुखार हुआ या किसी भी टाइप की दवाई खाते हैं, तो डॉक्टर हमारे साथ में कुछ ना कुछ पैरासीटामोल देता है साथ में। तो उन पैरासीटामोल्स के साथ साथ में जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो भी बैक्टीरिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं। दलहन फैमिली जो दाल बनाने वाली है, उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में, इसीलिए आपको कहा जाता है कि दाल खाया करें। जब आप दाल खाएंगे तो आपको नाइट्रोजन मिलेगा। नाइट्रोजन यानी प्रोटीन का कंटेंट सोर्स होता है, तो प्रोटीन आपको अच्छा खासा मिलेगा। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आपको पैथोजेंस भी काम करते हैं, जैसे कि टाइफाइड, जैसे कि टिटनस, जैसे कि प्लांट में सिट्रस सेंकर नाम का डिजीज़। चलो फर्दर अगर हम लोग बात करें तो ये याद रखेंगे, सेल में हमने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, ठीक वैसे ही बैक्टीरिया में भी फिजन होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया के स्पोर्स बनाती है, जिन स्पोर्स का नाम होता है एंडोस्पोर्स। ये बने हुए होते हैं कैल्शियम डीपीकॉलिनेट के, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत आराम से ये किसी भी जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से हम लोग आते हैं माइकोप्लाज्मा पे, इसको एकदम अच्छे से याद रखेंगे। इसको हम लोग नाम देते हैं जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, या इसी को हम लोग नाम देते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, या वाललेस बैक्टीरिया भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास में आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा। इन्हीं का एक और नाम होता है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनके पास सेल वॉल नहीं है, तो शेप कैसा भी ले सकता है, इसीलिए इसको जोकर कहा जाता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सेल वॉल नहीं होता है, और इसको नाम देते हैं पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो देखो, इनके पास सेल वॉल नहीं है, सिंपलेस्ट होते हैं, ये आपको आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट कंडीशन में, मतलब एरोबिक कंडीशन ना भी हो तो भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये काफ़ी पैथोजेनिक होते हैं, प्लांट्स के केस में भी, एनिमल के केस में भी। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा में जाने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रोटिस्टा कैसे अलग है रिमेनिंग यूकैरियोट से? रिमेनिंग यूकैरियोट से प्रोटिस्टा कैसे अलग है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो आओ मैं आपको बताता हूँ। इसको देखो, इसे सिंपली अगर हमने बात किया तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हमारे पास में हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ऑर्गेनिज्म को दो भाग में बांटते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं प्रोकैरियोट और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं यूकैरियोट। एक को नाम दिया प्रोकैरियोट और प्रोकैरियोट में एक ही हमारे पास आता है जिसको हमने नाम दिया है मोनेरा। यूकैरियोट की बात करें तो इसको हम लोग दो भाग में फर्दर बांटते हैं। एक है हमारी यूनिसेलुलर और जिस यूनिसेलुलर को कहा जाता है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। फिर रिमेनिंग्स जो आपके मल्टी सेलुलर वाले हैं उसमें कौन कौन आ जाएंगे? तो इसके बाद रिमेनिंग्स जो भी आते हैं जैसे फंजाई, जैसे प्लांट, जैसे एनिमल्स, ये सब के सब किस में आ जाते हैं? मल्टी सेलुलर में। आई थिंक मुझे ये पॉइंट आपको समझाने में किसी भी टाइप की कोई तकलीफ नहीं हुई होगी और आपको भी इन पॉइंट को समझने में किसी भी टाइप का कोई परेशानी नहीं रहा होगा। ये चार्ट आप याद रखेंगे तो आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। चलिए, प्रोटिस्टा के बारे में कुछ पॉइंट्स अगर हम लोग बात करें तो देखो, इसमें से याद रखना है ये मेजरली मुख्यतः ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक। ये पॉइंट याद रखने वाला है। प्रोटिस्टा जो है मुख्यतः आपके पास एक्वेटिक होते हैं और साथ साथ इनके बारे में क्या कहा जाता है, ये लिंक करता है। देखो, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो ये लिंक करता है इधर बैक्टीरिया को इधर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट से। ठीक है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट से। प्लांट, फंजाई, एनिमल्स, ये सब कैसे हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। यानी ये वो कनेक्टिंग लिंक है जो प्रोकैरियोट को मल्टी सेलुलर यूकैरियोट से कनेक्ट करता है। ये एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्सुअली भी कर सकते हैं, जो कि आगे हम लोग ऑब्वियसली डिटेल में देखने वाले हैं। चलो, अगर हम लोग प्रोटिस्टा की बात करें तो इनको कुल मिलाकर के बांटा गया है क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्स एंड प्रोटोजोन्स। आइए इन्हीं को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एम आई क्लियर? चलिए, अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में बेसिकली दो इंडिविजुअल्स आते हैं, एक को नाम देते हैं डाइटम्स, दूसरे को नाम देते हैं डेस्मिड्स यानी गोल्डन एल्गी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में भी, मेराइन में भी पाए जाते हैं। दूसरा जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल आपसे पूछता है, ये आपको माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट पेसिवली, यानी इनको एटीपी नहीं चाहिए फ्लोट करने के लिए। यहाँ पे एक्टिवली लिख करके गलती कराता है, याद रखेंगे। यानी वाटर करेंट्स, वाटर के बहाव के साथ ही ये अपनी मूवमेंट कर पाते हैं, फ्लोट कर पाते हैं, इसलिए इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग चले तो नेक्स्ट जिस पे बहुत सारा सवाल आता है, डाइटम्स। डाइटम्स के बारे में सबसे पहला सवाल तो यही आता है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। यानी ओशियन में सबसे ज़्यादा अगर कोई फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो वो कौन है? आपके डाइटम्स। इनके पास में सिलिका की बनी हुई सेल वॉल होती है, इसीलिए इनको हम लोग नाम देते हैं सिलिशियस। इनकी जो सेल वॉल है वो कुछ इस तरह से सोप की बॉक्स लाइक, साबुनदानी की तरह दिखता है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं सोप बॉक्स लाइक इनकी सेल वॉल होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ से इनका जो सेल वॉल था, ये सेल वॉल आपके पास सिलिका की बनी हुई है। ये चीज़ याद रखेंगे। सिलिका का मतलब माइका होता है, जो आप घरे में देखते हैं चमकता हुआ, जो गर्मी के दिनों में दिखता है, वो सिलिका होता है। ठीक है, और जब ये मर जाते हैं, यानी जब डाइटम्स मर जाएंगे तो ये देखो सिलिका का जो ढेर है वो नीचे ज़मीन की तरफ आकर के इकट्ठे हो जाते हैं और वो वहाँ पे बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है डायटोमेशियस अर्थ। वो क्या बनाते हैं? डायटोमेशियस अर्थ, या इसी का एक नाम होता है और कीजल गर। इसी को हम लोग नाम देते हैं कीजल गर, या इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं डाईएटोमाइट। ठीक है, इसी का नाम होता है डाईएटोमाइट। चलिए, अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट बात करें तो ये है हमारा सेकंड नंबर का प्रोटिस्टा, जिनको हम लोग नाम देते हैं डिनोफ्लेजिलेट्स। अब देखो, नाम में ही फ्लेजिला है, नाम में ही क्या है? फ्लेजिला है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास में क्या होगा? फ्लेजिला होगा, और फ्लेजिला होगा तो ये स्विम कर सकते हैं। स्विम कर सकते हैं क्या? ज़मीन पे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे रहेंगे? पानी में रहेंगे। कैसे पानी में रहना पसंद करते हैं? गहरे पानी में रहना पसंद करते हैं। क्या ये अपना खाना स्वयं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इनका जो कलर है येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंड करता है कि किस तरह का पिगमेंट है। इनकी जो सेल वॉल है, इनके ऊपर सेलुलोज की बनी हुई प्लेट्स लगी हुई होती है, इसीलिए कभी कभी हम लोग इसको नाम देते हैं आर्मर्ड एल्गी।
इसको नाम दिया जाता है आर्मर्ड एल्गी। ऐसा लगता है कि ये हथियार से लेस हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको नाम देते हैं आर्मर्ड एल्गी। नेक्स्ट, अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके पास दो तरह के फ्लैजिला हैं। एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबी, दूसरी फ्लैजिला यानी एक फ्लैजिला इस तरह से और दूसरी फ्लैजिला इस तरह से होते हैं। तो दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा ट्रांसवर्स होते हैं, जो कि इनके सेल के प्लेट्स के बीच में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिनका नाम है गोनवालेक्स। गोनवालेक्स एक डिनोफ्लैजिलेट्स है जो कि इतनी तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन करता है कि समंदर में जब ये दिखते हैं तो कुछ इस तरह से लाल समंदर आपको दिखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है रेड टाइड ऑफ सी इज कॉज्ड बाय गोनवालेक्स। याद रखेंगे, रेड टाइड ऑफ सी इज कॉज्ड बाय गोनवालेक्स दैट बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में भी डिनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से हम लोग बात करें तो इनके पास में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड के बारे में खास बात क्या है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये कहते हैं इनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। ये कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये आधे प्लांट्स हैं और आधे एनिमल्स हैं। प्लांट के भी गुण हैं, एनिमल्स के भी गुण हैं। जैसे प्लांट का गुण है फोटोसिंथेसिस, एनिमल का गुण है कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं है, तो प्रोटीन से रिच एक लेयर होती है जिन लेयर को हम लोग नाम देते हैं पेलिकल्स। ठीक है, प्रोटीन रिच लेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं, पेलिकल्स। ठीक है, इनके पास में दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटी फ्लैजिला और एक बड़ी फ्लैजिला होते हैं, यानी शॉर्ट एंड लॉन्ग वन। चलो अब देखो, प्लांट वाला गुण क्या है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन अगर सनलाइट नहीं होगा तो ये कैसे करेंगे, हेटेरोट्रॉफिक फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, यूग्लिना। ये देख लीजिए, आपका एक फ्लैजिला इधर और एक फ्लैजिला अलग हम इधर दिखा दे रहे हैं, छोटी वाली फ्लैजिला, ताकि आपको पता रहे दो फ्लैजिला होते हैं, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली। नेक्स्ट, अब यहाँ से चौथे वाले फॉर्म्स आते हैं स्लाइम माउल्स। इनको कहा जाता है एंसेस्टर ऑफ फंजाई। इनको हम लोग कहते हैं एंसेस्टर ऑफ फंजाई। ऐसा माना जाता है कि जो फंजाई हैं आगे मल्टी सेलुलर में, वो इन्हीं से इवॉल्व हुए। क्यों कहा हमने, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं। याद रखेंगे, लगभग सारे के सारे प्रोटिस्टन्स आपके फोटोसिंथेटिक हैं, ये नहीं होते हैं, सेप्रोफिटिक हैं, जैसा कि फंजाई भी होते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है कि एंसेस्टर हैं ये। ठीक है, ये डिकेइंग ट्विग्स यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली याद रखना है, सूटेबल कंडीशन में बनाएंगे प्लाज्मोडियम। कब बनाएंगे, सूटेबल यानी फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाएंगे, और अनफेवरेबल में ये बनाती है फ्रूटिंग बॉडी। तो ये चीज़ आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंटली याद रखना है, फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएंगी, प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल में क्या बनाएगी, फ्रूटिंग बॉडी। यही उल्टा हम लोग को अक्सर दिमाग में बैठा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, इनके पास में ट्रू वॉल्स पाए जाते हैं और जो कि हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक, स्पोर्स इनके एयर के थ्रू डिस्पर्स करते हैं। नेक्स्ट और पांचवा टाइप का प्रोटिस्टा है जिनको हम लोग नाम देते हैं प्रोटोजोन्स। ये भी कैसे हैं, आपके हेटेरोट्रॉप्स हैं। क्या ये भी ऑटोट्रॉप्स हैं, नहीं, पहले 3 ऑटोट्रॉप्स थे, बाद के 2 कैसे हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं। ठीक है, इनके पास में होते हैं एक वो जो अमीबॉइड, एक वो जिनके पास फ्लैजिला है फ्लैजिलेटेड, एक वो जिनके पास सीलिया है सीलिएटेड, और लास्ट टाइप के जिनको हम लोग नाम देते हैं स्पोरोजोन्स। अब यहाँ से एक एक करके हम अगर इनको देखें, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स एक ऐसा प्रोटोजोआ जिनके पास में सूडोपोडिया मौजूद हो एज ए लोकोमोशन, लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे नाम रखा गया है। तो बस एक ही याद रखेंगे, सूडोपोडिया है तो अमीबॉइडल यानी फॉल्स फिट है, एग्जाम्पल अमीबा। ठीक है, बस एक ही याद रखना है, सूडोपोडिया है, उसके बाद कुछ भी मत याद रखिए। अगर सूडोपोडिया है तो अमीबॉइडल। दूसरा फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड में आपको याद रखना है जिनके पास फ्लैजिला है वो फ्लैजिलेटेड। एग्जाम्पल याद रखेंगे, स्लिपिंग सिकनेस कॉज करने वाला जो प्रोटोजोआ है, नाम ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा गैम्बूजियंस जनरली हम लोग इसको नाम देते हैं। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से जिनके पास सीलिया है फॉर मूवमेंट, उसको हम लोग नाम देते हैं सीलिएटेड। और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामीशियम, या इसी का शेप हमारे हवाई चप्पल के तरह होता है, तो इसी को हम लोग कभी कभी स्लीपर एनिमल क्यूल भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, स्लीपर एनिमल क्यूल। हमें क्लियर। चलिए नेक्स्ट,
अब वो जिनके पास में स्पोर लाइक स्टेज हो उनको हम लोग नाम देते हैं स्पोरोजोन्स। जैसे प्लाज्मोडियम, क्लास 12th में आप पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि मलेरिया कॉजिंग एजेंट होते हैं ये। ठीक है, उम्मीद है बस एग्जाम्पल याद रखेंगे। फॉल्स फिट है तो एमीबॉइडल, सीलिया है तो सीलिएटेड, फ्लैजिला है तो फ्लैजिलेटेड, स्पोर्स बनते हैं तो स्पोरोजोन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है किंगडम फंजाई। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन है, किंगडम फंजाई इज नोन एज यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। आपके मन में सवाल आएगा सर यूनिक क्यों? क्योंकि इनके पास में पहली बात तो इनमें देखने को मिलता है काइटिन की बनी हुई सेल वॉल, दूसरा ये होते हैं हेट्रोट्रॉप्स, तीसरा इनके पास में जो बॉडी है उनमें पाया जाता है हाइफे का ग्रुप जिनको नाम देते हैं माइसीलियम, जो इनको बाकी हेट्रोट्रॉप से क्या बनाता है, यूनिक बनाता है। ये कैसे है तो ये जनरली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। अभी हमने चार्ट बनाया था, आपको याद होगा। नेक्स्ट, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो हर जगह पाए जाए, अत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ भी वहाँ भी हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, इनको फेवरेबल कंडीशन चाहिए लेकिन ग्रो करने के लिए एक ऐसा जगह जो थोड़ा सा गर्म हो और थोड़ी सी नमी हो उस जगह में, तो वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन होने चाहिए। एग्जांपल्स के तौर पे बात करें तो ब्रेड मोल्ड, ऑरेंज रूट्स, मशरूम, टोडस्टूल। ठीक है, ये सब आपके फंजाई के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ से फंजाई पे अच्छा खासा सवाल आता है, स्पेसिफिकली कौन सा इसका रिजर्व फूड मटेरियल है, कौन सी क्लोरोफिल किस में पाई जाती है, ठीक है, कौन किसके एग्जाम्पल हैं, या उसका कॉमन नेम आपसे सवाल में पूछता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो फंजाई जो एंटीबायोटिक का सोर्स होता है, हम लोग उसको नाम देते हैं पेनिसिलियम। ठीक है, दूसरे हैं हमारे ईस्ट, जिनको हम लोग बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं या ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले इकलौता ऐसा फंजाई है जो कि कैसा है, पूरे फंजाई मल्टी सेलुलर है, इकलौता ये फंजाई है जो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए इस पर सवाल बन जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इनकी बॉडी में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हाइफे कहते हैं, और इसी हाइफे के ग्रुप को माइसीलियम कहते हैं। यहाँ पे उल्टा क्या कराएगा, कह देगा सिंगल यूनिट को माइसीलियम कहते हैं, ग्रुप को हाइफा कहते हैं, नहीं, याद रखना है आपको, सिंगल को हाइफा, ग्रुप को माइसीलियम कहते हैं। दूसरा, अभी हमने मसल आपको जब पढ़ाया था, मसल में हमने बताया था मसल की जो सेल होती है वो SYN सिनसाइटियम होते हैं मसल वाले। मसल में क्या था, सिनसाइटियम ये वाला था, और वहीं पे हमने बताया था सीनोसिटिक वाला आपको फंजाई में देखने को मिलता है, लोअर फंजाई में। ठीक है, देखो इनके जो हाइफे हैं कुछ ऐसे हैं जिनमें सेप्टेट भी होंगे, कुछ होते हैं जो सेप्टेट नहीं होते, मतलब सेप्टा अगर है बीच में, सेप्टेट नहीं है तो ए सेप्टेट। इनकी सेल वॉल बनी हुई होती है काइटिन की। काइटिन क्या है जल्दी से मुझे बताओ, होमोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर है, जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, ज़्यादातर जो फंजाई हैं आपके वो कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे रहना पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ आपको सिम्बायोटिक भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे लाइकेंस, सिम्बायोटिक का एग्जांपल लाइकेन, फंजाई और एल्गे। माइकोराइजा, फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट को हम लोग नाम देते हैं इस टाइप के एसोसिएशंस को माइकोराइजल कनेक्शंस। अब यहाँ से हम लोग बात करें फंजाई के रिप्रोडक्शन पे, तो इनमें वेजिटेटिव 3 तरह से देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, और तीसरा है बर्डिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से देखने को मिलता है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। ठीक है, तो इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इसको याद रखना है कि जूस्पोर्स जो हैं वो आपके एसेक्सुअल हैं। ये अक्सर हम गलती कर देते हैं, अक्सर हमसे यही एक गलती होता है कि जूस्पोर को हम सेक्सुअल स्पोर समझ लेते हैं। सेक्सुअल की बात करें तो ऊस्पोर है, एस्कोस्पोर्स है और बेसिडियोस्पोर्स है, ये याद रखेंगे। ऊमाइसिटीज़ में ऊस्पोर, एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन 3 तरह से होता है जो कि हमने अभी आपको बता दिया। एसेक्सुअल में 3 तरह से पाए जाते हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। ठीक है, नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स, और ये एक स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी इसके अंदर पाई जाती है जो कि हमने आपको बता दिया। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ये नीट 2025 में भी सवाल पूछा था, प्लाज्मोगैमी फर्स्ट स्टेप, कैरियोगैमी सेकेंड स्टेप, और तीसरा स्टेप होता है मियोसिस। इसमें क्या होता है समझो, जैसे ये एक सेल है तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दूसरी सेल है तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसके न्यूक्लियस, ये इसके न्यूक्लियस। सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, ये दोनों आकर के करीब आ जाएंगे दोनों के, प्लाज्मोगैमी यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुआ। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुआ। अब इनके बीच के जो न्यूक्लियस थे ये आपस में फ्यूज़ होंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गए N और N, तो देखो पहला क्या हुआ,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ किया, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियस फ्यूज़ किया, थर्ड स्टेप में मियोसिस होगा। अब ये n+n दो कंडीशंस होते हैं, या तो कुछ हाइयर फंजाई में n+n थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जबकि लोअर फंजाई में n+n तुरंत 2n बन जाता है, और फिर इसके बाद फाइनली आपको मियोसिस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आइए इसी चीज़ को समझेंगे। ये सवाल पूछता है ये वाला स्पेसिफिकली कि 2n किस में तुरंत बन जाता है, किस में n+n डाइकैरियन फेज रहता है। आगे हम देखते हैं। आइए, ये बहुत सवाल। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा वो है, देखो ये है आपके हाइयर फंजाई, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। इसमें एक डाइकैरियोटिक स्टेज यानी n+n को हम लोग डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोफेज कहते हैं। ये कुछ देर के लिए रुकता है और ऐसे कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं डाइकैरियन। ठीक है, फिर उसके बाद मियोसिस होता है, जबकि लोअर फंजाई में n+n तुरंत 2n बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, फंजाई को कुल मिलाकर के 4 भाग में बांटा गया है। एक को नाम देते हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, अब इन्हीं को एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो आपको पढ़ना है, सबसे पहला फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को हम लोग लोअर फंजाई के अंतर्गत रखते हैं। लोअर फंजाई की बात करें तो क्यों लोअर है? क्योंकि इनकी जो माइसीलियम है उनमें किसी भी तरह की सेप्टा नहीं पाई जाती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलता है। एकदम याद रख लेना, सवाल पूछता है। ठीक है, दूसरा इसके एग्जाम्पल म्यूकोर, राइजोपस। राइजोपस का नाम होता है ब्रेड मोल्ड, डायरेक्ट सवाल आता है। फिर एल्ब्यूगो और एक एग्जाम्पल और आप हमारे तरफ से याद रख लीजिएंगे, पाइथियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फाइकोमाइसिटीज के अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें पाया जाता है मोटाइल। ये याद रखेंगे, एसेक्सुअल मोटाइल होता है, ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। जूस्पोर कैसा है? एसेक्सुअल बट मोटाइल। एप्लानो कैसे हैं? एसेक्सुअल बट नॉन मोटाइल। जबकि अगर हम लोग चले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें पाया जाता है जाइगोस्पोर्स। ठीक है, क्या पाए जाएंगे? जाइगोस्पोर्स। इसीलिए इनको दो भाग में बांटा भी गया था, oomaइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं फंजाई नंबर 2, जिसको नाम दिया गया है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज वर्ड लिया गया है एस्कस, इनके जो स्पोर्स हैं उनके नाम से। सबसे पहले इनमें ही एक आपका एग्जाम्पल है, ईस्ट यूनिसेलुलर फॉर्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा ज़्यादातर बाकी ईस्ट को छोड़ करके सबके सब कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। इनकी जो माइसीलियम थी वो कैसी होती है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होती है। कैसी है? उनका कैसे था फाइकोमाइसिटीज का? एसेप्टेट एंड सिनोसेटिक। यहाँ पे ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब एस्कोमाइसिटीज की नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है कोनिडिया से, और ये जो कोनिडिया है वो एक्सोजीनस स्पोर है। एकदम अच्छे से याद रख लेना, बहुत आपको सवाल पूछता है। कोनिडिया बाहर बाहर पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग नाम देते हैं कोनिडिया इज एक्सोजीनस एसेक्सुअल स्पोर इन एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, दूसरा अब यहाँ से हम लोग बात करें फ्रूटिंग बॉडी, जो एस्कोस्पोर्स हैं ये अंदर की तरफ बनते हैं और इसको यूनिट जो है इसको नाम देते हैं हम एस्काई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एस्परजिलस के दो हैं, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस एसिटाई। क्लेविसेप्स परप्यूरिया, मोनेस्कस परप्यूरिया। न्यूरोस्पोरा क्रासा, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्या नाम दिया गया था? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी पे की गई थी। ये दो हैं ऐसे एस्कोमाइसिटीज जिनको हम खाते हैं, दे आर नोन एज मोरेल्स एंड ट्रफल्स। मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल फंजाई एस्कोमाइसिटीज के फॉर्म में। नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारे पास है बेसिडियोमाइसिटीज। इनका भी नाम स्पोर्स के नाम से लिया गया था, बेसिडियो। ठीक है, इनमें क्या है? इनको हम मशरूम भी कहते हैं जो हम खाते हैं। ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल भी इनको नाम दिया जाता है। ठीक है, इनकी भी माइसीलियम कैसी है? ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, और इनमें जो सेप्टा है इनका नाम होता है डॉलीपोर सेप्टा। तो यहाँ से आपसे सवाल बन जाता है डॉलीपोर सेप्टा क्या होता है। चलिए फर्दर, अब यहाँ से हम लोग बात करें तो इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी स्पेसिफिकली वेजिटेटिव की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन से होगा, और इनकी जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन इनमें एब्सेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सेक्स ऑर्गन इनमें एब्सेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन इनमें एब्सेंट होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, अब यहाँ से बेसिडिया जो इनके सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं उसको बेसिडियो कार्प कहते हैं।
ठीक है। जो हम लोग मार्केट में मशरूम खाते हैं वो है आपका एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस यानी मशरूम, उस्टिलेगो स्मट और पक्सिनिया को रस्ट कहा जाता है। डायरेक्ट सवाल पूछता है रस्ट एंड स्मट बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज, आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसको हम लोग डस्टबिन फंजाई भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डस्टबिन फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है इसको। यानी क्यों, क्योंकि देखो जब किसी भी क्राइटेरिया में ना बैठ पाए, एस्कोमाइसिटीज़ में ना बैठा, बेसिडियो में ना बैठा, फाइको में ना बैठा, उठा के डाल दो ड्यूटेरो में, वो वहाँ पे बैठ जाएगा, ऐसा माना जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं। और फिर जब इसमें कैरेक्टर्स डिफाइन होने लग जाए तो जिससे भी मैच करे उसमें डाल दो। ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते ही नहीं हैं। क्या नहीं होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, अगर होगा तो उठा करके एस्को या बेसिडियो में डाल दिया जाएगा। ठीक है। इनमें सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आई थिंक आई एम क्लियर। ठीक है। कहीं जगह नहीं बना, उठा के डाल दो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में। ठीक है। सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और चूंकि ये हायर फंजाइज में आते हैं इसीलिए इनकी जो ब्रांचिंग है, मतलब सेप्टा है, सेप्टेट होंगे और ब्रांच होंगे माइसीलियम। ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, डायरेक्टली आपको याद रखना चाहिए इसको। चलो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, जो कि अगला चैप्टर ही है आपका प्लांट किंगडम। लेकिन कुछ कुछ बातें हम यहाँ से जान लेते हैं, जैसे एनिमल्स या प्लांट के बारे में हम क्या जानते हैं अभी तक। प्लांट वो है जो फोटोसिंथेसिस खुद कर सकते हैं और उनके पास सेल वॉल सेल्यूलोजिक होती है। ठीक है। दूसरा, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट भी होते हैं जैसे ब्लेडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, इसी का नाम है, और कुछ पैरासिटिक फॉर्म में भी आपको देखने को मिलते हैं। प्लांटी की अगर हम लोग बात करें तो स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट में एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म्स के तरह हम लोग अगला प्लांट किंगडम में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें तो प्लांटी का जो किंगडम है, इनमें मेन प्लांट बॉडी जनरली हायर प्लांट्स में डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक होती है और हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक्स, यानी सिंपल सी बात, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होती है। ठीक है। और उनमें कुछ फंजाई में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस भी देखने को मिलता है। अगर हम एनिमल किंगडम्स में एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। एनिमल्स कैसे हैं, खाना खुद बना सकते हैं, नहीं। हेटेरोट्रॉप्स कैसे हैं, यूकैरियोट है। सेल वॉल होता है, नहीं होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो कैसा होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये एनिमल की खास बात होती है। नेक्स्ट, अब यहाँ से अगर लोग बात करें तो एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर, अपने भोजन के लिए निर्भर है, प्लांट्स के ऊपर। ठीक है। ये अपना खाना मुख्यतः ग्लाइकोजन के फॉर्म में रिजर्व रखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो होलोजोइक, यानी इंजेशन टू ईजेशन जिनमें भी देखने को मिलता है उनको हम नाम देते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। इनके पास में डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि किसी भी टाइप का ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। इनके पास सेंसरी एंड मोटर मैकेनिज्म्स भी देखने को मिलते हैं। इनके पास में एनिमल्स वो हैं जो खुद लोकोमोट कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोपुलेशन होता है इनमें। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स देखने को मिलता है, यानी बच्चे बनेंगे तो एम्ब्रियोज बनेंगे, फीटस डेवलप होकर एम्ब्रियो बनता चला जाता है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं जो स्पेसिफिक लास्ट पोर्शन है, ये वो हैं जिनको कहीं जगह नहीं मिला। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक कहीं पे भी इनको जगह नहीं मिला, तो इनको हम लोग अलग से पढ़ते हैं। और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंटली हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरस के बारे में। ठीक है। और वो कौन कौन से हैं जिनको जगह कहीं नहीं मिला, वायरस, वायरॉइड, लाइकेंस, प्रियॉन्स, ये वो है जिनको कहीं जगह नहीं मिला, तो हम लोग इनको अलग से पढ़ने लग जाते हैं। सबसे पहले वायरस की अगर हम लोग बात करें तो ये कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म के बल पे ही जीवित रहता है, कभी भी अकेले इसका कोई सर्वाइबिलिटी नहीं है। ठीक है। जब तक वो जीवित है किसी के अंदर रहेगा, अकेले इसका कोई वजूद नहीं होता है। नेक्स्ट, लुई पाश्चर ने सबसे पहली बार वायरस को वायरस कहा था बाय द हेल्प ऑफ नेम वेनम। वेनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, आपने देखा होगा वेनम मूवी। नेक्स्ट, यहाँ से याद रखेंगे डीजे इवानोस्की इन द ईयर 1892 इन्होंने डिस्कवर किया था वायरस को। सवाल पूछता है नाम किसने दिया था, पाश्चर। डिस्कवर किसने की थी, डीजे इवानोस्की। में कहाँ से डिस्कवर किया था, टोबैको लीफ से डिस्कवर किया था, ये चीज़ याद रखेंगे। फिर तीसरे साइंटिस्ट का नाम है एम.डब्ल्यू. बीजरनिक। एम.डब्ल्यू. बीजरनिक ने एक क्राइटेरिया की बात करी थी, डायरेक्ट सवाल पूछता है किसने कहा था, कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडम, मतलब यानी वायरस की जो टोबैको लीफ, इन्फेक्टेड टोबैको लीफ से वायरस को निकाला, दूसरे हेल्दी प्लांट पे जब छिड़का
तो उनको डिजीज़ हो गया था। तो उन्होंने कहा था वायरस के पास कांटेक्ट में आकर के आपको डिजीज़ कॉज करने की क्षमता होती है, यानी कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम वाली बात इन्होंने कही थी, याद रखेंगे। फिर वायरस को पहली बार क्रिस्टल के फॉर्म में लाने की कोशिश करी गई थी WM स्टैनले के द्वारा, और ये सक्सेस भी हो पाए थे इन द ईयर 1935। तो वायरस के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे पहला कि नाम किसने दिया, डिस्कवरी किसने की, किसने कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम शब्द दिया, किसने क्रिस्टलाइज किया। ठीक है, वायरस के पास दो ही चीज़ होते हैं, एक उनकी प्रोटीन की कवरिंग और दूसरा उनका जेनेटिक मटेरियल। और ये जो जेनेटिक मटेरियल हैं या तो DNA होंगे या RNA होंगे। किसी भी वायरस में दुनिया का कोई ऐसा वायरस नहीं है जिसमें DNA भी हो, RNA भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और ये इन्फेक्शियस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वायरस में यहाँ से याद रखें, जो जनरली प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, और जो जनरली एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो होते हैं डबल स्ट्रैंडेड। और बैक्टीरियोफेज यानी TMV वायरस ये वाला जो है आपका, वो कैसे होते हैं, वो भी आपके डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बैक्टीरिया के प्रोटीन कोड को हम कैप्सिड नाम देते हैं और उसके यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। और टोबैको मोज़ेक वायरस में 2000 कैप्सोमियर्स देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, इनका शेप हेलिकल या पॉलीहेड्रल भी हो सकता है। वायरस हमें डिजीज़ कॉज कर सकता है, जैसे कि मम्प्स, जैसे स्मॉल पॉक्स, जैसे हब्स, जैसे इन्फ्लुएंजा, जैसे एड्स। प्लांट की बात करें तो टोबैको मोज़ेक वायरस, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ भी देखने को मिलता है। ये सब प्लांट में देखने को मिलता है। तो मतलब वायरस बहुत ही खतरनाक डिजीज़ आपके अंदर कॉज कर सकता है, साथ साथ आपके प्लांट में भी। एक छोटा सा आपके पास दिया गया है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको देखना हो तो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं वायराइड्स। वायराइड्स के बारे में सिर्फ एक पॉइंट आपको याद रखना है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और कोई भी प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती। एक ऐसा वायरस जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, क्योंकि इनके पास प्रोटीन कवरिंग नहीं है, सिंपल। और इसको सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है किसने डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर्ड किया था। टीओ डाइनर 1971। ये कॉज कर सकता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। चलिए, वायरस के बाद याद रखेंगे प्रियंस। प्रियंस के बारे में एक याद, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, एक ऐसा वायरस जिसकी प्रोटीन की कोट में किसी भी टाइप के म्यूटेशंस के वजह से मिसफोल्डिंग हो गई हो, तो उनको हम नाम देंगे प्रोटीनेशियस। और इनका ये साइज में अक्सर सिमिलर होते हैं, जबकि वो वायरस छोटे होते हैं। एग्जाम्पल बोवाइन डिजीज़ या कोरू डिजीज़ इन ह्यूमंस भी आपको ये देखने को मिलेंगे। लाइकेंस की बात करें तो फंजाई और एल्गाई, एल्गल कंपोनेंट को हम लोग नाम देते हैं फाइकोबियंट्स। एल्गल कंपोनेंट को नाम देते हैं फाइकोबियंट्स एंड फंजाई कंपोनेंट को हम लोग नाम देते हैं माइकोबियंट्स। क्यों? क्योंकि फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं और एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। अगर इसकी बात करें तो लाइकन में एल्गी जो है वो खाना बनाएगा। एल्गी क्या करेगा? खाना बनाएगा, बदले में फंजाई उसको जगह देगा और साथ साथ वाटर एंड मिनरल्स भी ला करके देंगे। और लाइकेंस के बारे में ये सवाल पूछा जाता है, लाइकेंस आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, स्पेसिफिकली SO2 के ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, उम्मीद है पूरी की पूरी NCERT से हमने बहुत ही कम समय में रिकैप करा दिया। अब आपको छोटे मोटे पॉइंट्स में अगर दिक्कत होंगे PYQ कीजिए, कुछ दिक्कत हो तो मुझे बताइए। बाकी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।